तो दोस्तों, मित्र और किताबों का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के निर्माण में निर्णायक होते हैं। एक गलत चयन, जरा सा डेविएशन आपको आपके टारगेट से कई डिग्री से डेविएट कर देगा। इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए जब आप किताबों का चयन करें, जब आप अपने मित्रों का चयन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान विकास में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज यानी कि 25 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन शुरुआत करेंगे रिवीजन से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या कहते हैं इसको, फिक्की, स्थापना कब हुई थी? 1927 में। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ये बने हैं संजीव मेहता, और इन्होंने जगह ली है किसकी? उदय शंकर की। 100% SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इस्तेमाल करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन है ब्रिटिश एयरवेज। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी ये बन गई है अल सल्वाडोर। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। और वर्ल्ड इन इक्वलिटी रिपोर्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसको जारी किया गया WEL के द्वारा, वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 56वां ज्ञानपीठ और 57वां ज्ञानपीठ दोनों ही पुरस्कार दिए गए थे साथ में 2021 में। तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये असमिया कवि नीलमणि फुकोन को मिला। अच्छा, गेस करो कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको मिला था? ये तो मैंने पढ़ाया भी था, तो याद करो, आगे मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। और देखो, बुकर प्राइज 2021 मिला था डायमंड गलगुड को, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसको मिला था? डेविड डियोप को। ये दोनों याद रखना। और देखो, श्रीकांत माधव वैद्य ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, और इनको जो है WLPGA मतलब वर्ल्ड LPG एसोसिएशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो श्रीकांत माधव वैद्य को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बनाया गया है, तो ये भी याद रखना। और सी इज ए चेंज मेकर, यह एक इनिशिएटिव था। किसका था? NCW का, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग का। अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। एशिया पावर इंडेक्स आया था, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में, जिसको जारी किया गया था लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। लोवी इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? सिडनी में है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान चौथा था। पहला स्थान मिला था अमेरिका को, दूसरा स्थान चीन को, तीसरा स्थान जापान को। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कितना था? 90वां था। और विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी किया गया था किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और आपको बता दें यहाँ पर कि बिम्स्टेक देशों का सैन्य अभ्यास, जिसका नाम था PANEX, तो इसकी मेजबानी की गई थी पुणे के द्वारा। अच्छा, एक बात और बताओ कि बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल है या नहीं, ये बताना कमेंट करके। फिलहाल आपको ये बता दें कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। और 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। और वर्तमान में जो इसके जनरल हैं, कौन है? इसके जनरल हैं टेगिन लेगफाल। तो बताना आपको क्या है कि पाकिस्तान बिम्स्टेक में शामिल है या नहीं, ये आपका होमवर्क है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था कब? 9 दिसंबर को। इसकी थीम रही योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। और अब मैंने आपसे पूछा था ना कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था किसको मिला था? कोंकणी कवि है ये, इनका नाम है दामोदर मौजो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इनको MCQ में बदलते तो काफी वक्त लगता, तो फटाफट हम लोग इनका रिवीजन कर रहे हैं। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो बताइए आपकी हाल ही में
पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो इसी से एक प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुई हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। तो ये जो हिंसा हुई थी कहाँ पर हुई थी, याद करो, आपने पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और टेलीविजन में भी। तो ये जो हिंसा हुई वो बीरभूम में हुई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो आपको बता दें कि ये है पश्चिम बंगाल, मैप में अगर आप देखेंगे, और पश्चिम बंगाल में जो बीरभूम है वो यहाँ पर है, ये लोकेशन है बीरभूम की। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर आप जूम करेंगे तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैप देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें हमको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर कल ही मतलब 23 तारीख को ही इस पर सुनवाई हुई थी। और टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद एक हिंसा हुई थी और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई। तो कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बीरभूम के रामपुर घाट में तुरंत वीडियो कैमरा लगाने और अगले आदेश तक निरंतर रिकॉर्डिंग करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने घटनास्थल पर इन कैमरों को जिला जज की मौजूदगी में लगाने को कहा है। पश्चिम बंगाल गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब ये नाम जरूर रख लेना क्योंकि एग्जाम में ये नाम भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने हाल ही में भारत में महिला पायलट्स की संख्या कितने प्रतिशत बताई है? The Union Civil Aviation Minister has recently told what percentage of women pilots in India। तो ये बताया गया कि दुनिया में जो अलग अलग देश हैं वहां पर जो महिला पायलट्स हैं उनका जो परसेंट है वो 5% से अधिक नहीं है, जबकि भारत में संख्या 15% है, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, ये बताओ कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, याद रखना। और इन्होंने महिला सशक्तिकरण के अवसर पर बोलते हुए ये बात कही है कि भारत में जो महिला पायलट हैं उनकी संख्या 15% है। केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा है कि भारत सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक व्हाट्सएप का एंटी करप्शन नंबर जारी किया है? मतलब यहाँ पर अगर आपको कोई करप्शन के बारे में कोई जानकारी मिलती है, कोई आपसे घूस मांगता है, तो उसका वीडियो या ऑडियो बनाकर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, तो उसकी जांच होगी, फिर उस पर कार्रवाई होगी। और ये शुरुआत हुई है पंजाब में। ऑप्शन बी करेक्ट है। पंजाब में हाल ही में जो नए सीएम बने हैं, कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस रविशंकर झा है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हाल ही में विच कंट्रीज फीमेल क्रिकेटर हैज मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन इन T20 आईज। तो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है, ये देखो, बहरीन की है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बहरीन की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपिका अरसंगिका। दीपिका अरसंगिका। तो बहरीन की टीम के साथ साथ उसकी 38 वर्षीय कप्तान दीपिका अरसंगिका ने भी एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। वह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 रन से अधिक की पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। सऊदी अरब के सामने 66 गेंदों में 161 रन बनाकर वो नाबाद पवेलियन लौटी है। उन्होंने महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के मामले में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली और मैग लेनिन को पछाड़ा है। हेली ने 2019 में श्रीलंका के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 148 रन ठोके थे, जबकि लेनिन ने उसी साल इंग्लैंड के विरुद्ध 63 गेंदों में 133 रन जोड़े थे। बहरीन ने GCC महिला T20 चैंपियनशिप, ये GCC महिला T20 चैंपियनशिप के दौरान सऊदी अरब को 269 रन से मात दिया। ये चैंपियनशिप का 7वां मुकाबला था। बहरीन ने ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड ओमान क्रिकेट स्टेडियम में 1 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए और फिर सऊदी अरब को 49/8 पर, मतलब 8 विकेट 49 रन पर रोक दिया।
बहरीन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पुरुष और महिला इतिहास का सबसे विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद यह जीत हासिल की है। इससे पहले रिकॉर्ड युगांडा की महिला टीम के नाम था, जिसने 2019 में माली के विरुद्ध मुकाबले में 314 रन जुटाए थे। तो 318 रन बनाकर और फिर सऊदी अरब को 49 में ही समेट दिया गया। तो काफी शानदार ये काम किया गया बहरीन की टीम के द्वारा। और इनकी जो कप्तान है दीपिका रसंगी का, इनका नाम जरूर याद रखना, ये प्रश्न काफी संदर्भित रहेगा जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात। अच्छा, आसनी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कल, आसनी। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि आसनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी इन द अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो आसनी जानते हो एक सिंगला भाषा होती है। सिंगला भाषा किस देश में बोली जाती है? श्रीलंका में। तो श्रीलंका ने ही इसका नामकरण किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और आसनी का अर्थ क्या होता है? आसनी का अर्थ क्रोध से होता है, एंगर से। और जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान आते हैं। पिछले 132 सालों में 1891 से लेकर 2022 तक के बीच मार्च महीने में केवल 8 साइक्लोन बने हैं मार्च महीने में, और 2 अरब सागर और 6 बंगाल की खाड़ी में। ये 2 अरब समझना, 2 बने हैं अरब सागर में, 6 बने हैं बंगाल की खाड़ी में। और 2022 का भारत में जो पहला साइक्लोन है उसका नाम आसनी है। तो याद रखना कि आसनी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा। रिसेंटली विच कंट्रीज फीमेल टेनिस प्लेयर एश्ले बार्टी हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो वाकई ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज है। एश्ले बार्टी जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था 2022 में, अभी जनवरी के महीने में, और अभी इनकी उम्र बहुत कम है, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2022, उसमें 40 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की किसी महिला ने इस खिताब को, यानी कि जो फीमेल सिंगल है उस खिताब को अपने नाम किया था। तो काफी शानदार फॉर्म में भी थी हैं। अगर देखा जाए तो WTA की रैंकिंग में इसने लगातार 114 हफ्तों तक नंबर 1 रही। और उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खेले हैं। फ्रेंच ओपन 2019 वाला खेला, विंबलडन खेला था पिछली बार 2021 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी खेला 2022 में, और अब वो रिटायर हो गई। व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि मनाया गया कब? 23 मार्च को। इसकी थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। हालांकि थीम तो काफी बड़ी है, मतलब थीम अगर पूरी देखोगे तो इसकी जो पूरी थीम है उसका नाम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन एंड स्पॉटलाइट द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो काफी लंबी थीम है, लेकिन इतना याद रखना बस कि अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन ये थीम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की, जो कि मनाया गया कब? 23 मार्च को। तो देखो, ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है इसको मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WMO के द्वारा। और WMO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च के दिन 1950 में। WMO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 191 है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? इनका नाम है जयंती घोष। ऑप्शन ए करेक्ट है, जयंती घोष। तो भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक नए हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया है। जयंती घोष मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और भारत में वो JNU में भी पढ़ा चुकी है। 12 सदस्य होते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड होता है ना, एडवाइजरी बोर्ड, तो इसमें कुल मिला के कितने मेंबर होते हैं? 12 मेंबर होते हैं। याद रखना इसको। तो 12 मेंबर में से ये जो उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड होती है, इसकी सह अध्यक्षता लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सरलीफ और पूर्व स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन करेंगे। ठीक है।
Recently, exercise Dust League was organized between India and which country? तो डस्ट लीग के बारे में आप जानते होंगे। अच्छा, जो पिछली बार हुआ था ये अभ्यास मार्च के महीने में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये जो अभ्यास हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, आपको याद आ गया होगा कि भारत और उज्बेकिस्तान मिलकर करते हैं इस अभ्यास को, डस्ट लीग को। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। लेकिन इस बार यानी कि 2021 में तो ये जो आयोजन हुआ भारत में हुआ था उत्तराखंड में, 2022 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो अभ्यास है कब से कब तक हो रहा है? तो 22 तारीख से शुरू हुआ है, 22 मार्च से, और चलेगा कब तक? तो पूरे मार्च यानी कि 31 मार्च तक इसका आयोजन होता रहेगा। तो कहाँ पर हो रहा है? याद रखना कि 2022 में इसका जो आयोजन है वो उज्बेकिस्तान में हो रहा है। 2022 में कुछ और भी एक्सरसाइज हुए हैं, तो सभी का रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। भारत और किर्गिस्तान ने किया था खंजर एक्सरसाइज। काजिंद किया गया भारत और कजाकिस्तान के बीच, KAZIND, कजाकिस्तान और इंडिया, काजिंद। कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज अभी चल ही रहा है नाटो के द्वारा, कहाँ पर चल रहा है? नॉर्वे में। और जनवरी के महीने में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था नाटो के द्वारा एक एक्सरसाइज, नेपच्यून स्ट्राइक 22। वायु शक्ति नामक जो अभ्यास है इसे भारतीय वायुसेना ने किया था जैसलमेर में। मिलन 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रहा, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ, भारतीय नौसेना ने इसको होस्ट किया। ईस्टर्न ब्रिज का नाम भी आपको याद होगा, भारत और ओमान के बीच में भी हाल ही में संपन्न हुआ और 2022 में इसका छठा संस्करण था। राजस्थान के जोधपुर में ये पूरा हुआ है। धर्मा गार्जियन आपको याद ही होगा, भारत और जापान के बीच में कर्नाटक में संपन्न हुआ। पासिक्स भारत और रूस के बीच में हुआ था अरब सागर में। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि 2022 में संपन्न हुए थे। और अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान के बारे में तो राजधानी कहाँ पर है? ताशकंद है। करेंसी चलती है सोम। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं इसके शौकत मिर्जियोयेव, शौकत मिर्जियोयेव। और मैप में देखेंगे तो देखो ये है ना हमारा प्यारा भारत, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से ये देखो ये कौन है? ये पड़ोसी हो गया ना पाकिस्तान, उसके बाद ये अफगानिस्तान, ठीक है, और ये है उज्बेकिस्तान, ये लाल कलर में। तो लोकेशन थोड़ा सा समझते रहो। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4, अब ये जो Q होता है ना ये क्वार्टर से होता है, ठीक है, तो Q4 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो कि जारी किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा, इसमें जो 2021 में भारत की रैंक है वो कितनी है? 51 है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 51, ठीक है। तो भारत की जो रैंक है उसमें अगर देखा जाए तो 2020 की तुलना में 4 अंकों का सुधार हुआ है। 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 56 थी, यानी कि भारत में जो घर हैं थोड़े से महंगे भी हैं, इसमें जितना महंगा घर रहेगा ना उतनी रैंकिंग आपकी ऊपर रहेगी। तो सबसे महंगा घर कहाँ मिलता है? टर्की में, उसके बाद न्यूजीलैंड में, फिर चेक रिपब्लिक में। अब आपको याद होगा कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में जो सेल्फ मेड अरबपतियों में भारत का स्थान तीसरा था। पहले स्थान पर सबसे ज्यादा जो अरबपति हैं अमेरिका में, दूसरे स्थान पर चीन है। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तो बीरभूम में हिंसा हुई है। और भारत में महिला पायलट्स की जो संख्या है वो 15% है। एंटी करप्शन व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है पंजाब के द्वारा। दीपिका संगीका है और ये हाल ही में ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20I में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये बहरीन से है। चक्रवाती तूफान आसनी का नाम रखा गया श्रीलंका के द्वारा। एस्ले बार्टी ने मात्र 25 वर्ष की अवस्था में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को, थीम रही अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। और किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? इनका नाम जयंती घोष है। भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर डस्ट लीग नामक एक्सरसाइज को किया है और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रहा है? उज्बेकिस्तान में हो रहा है। नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक 2021 में कितनी? 51। तो फ्रेंड्स आज हमने इतने प्रश्नों को डिस्कस किया। कल आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि रिकवरिंग की स्पीसीज
फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये थीम जो है किसकी है, तो ये जो थीम है फ्रेंड्स वो है विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की। और विश्व वन्यजीव दिवस 2022 में कब मनाया गया था, इसे मनाया गया था 3 मार्च को। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही थी। आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे। और अब आपके एक्सरसाइज के लिए आज का प्रश्न बताओ कि महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता था। तो ये हैं आपके ऑप्शन। वैसे ऑप्शन में तो आप जानते हैं सिल्वर होगा, गोल्ड होगा और ब्रॉन्ज होगा। तो कौन सा मेडल जीता गया भारत के द्वारा महिला एशिया हॉकी कप 2022 के अंतर्गत। तो अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आइए टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करना तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।